का अध्ययन करने से पूर्व हमें वायुमंडल के विकास के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उससे हमें, जब हम वायुमंडल के अवयवों का अध्ययन करते हैं, वायुमंडल के संगठन का अध्ययन करते हैं, तो कौन सी गैसें किस क्रिया के द्वारा वायुमंडल में आई, या सबसे पहले कौन सी गैस वायुमंडल में आई, या कौन सी गैसें पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही वायुमंडल में, जिन्हें हम आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमें वायुमंडल के संगठन को समझने से पहले, पढ़ने से पहले, हमें वायुमंडल के विकास को समझना आवश्यक है। और वायुमंडल के विकास से ही वायुमंडल का संगठन और संरचना को पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से हमें क्लियर हो जाएगा कि प्रश्न किस तरह से हमें संगठन को विकास से जोड़ के या संगठन को संरचना से जोड़कर पूछा जाता है। तो शुरुआत करते हैं वायुमंडल का विकास। सबसे पहले तो हमें यह क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। एटमॉस्फेयर, पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का आवरण, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण, एरोसोल, आदि पाए जाते हैं। वायुमंडल देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, धूल के कण हैं, एरोसॉल्स आदि पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब बात करते हैं वायुमंडल का विकास, कि जो वायुमंडल है इसका विकास कैसे हुआ है। वायुमंडल का विकास, अब इसमें समझना कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का विकास पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का विकास कैम्ब्रियन काल में हुआ। किस काल में?
कैम्ब्रियन काल में हुआ, जिसकी 3 अवस्था है। जिसकी 3 अवस्था, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल का विकास हुआ था वह किस काल में हुआ? कैम्ब्रियन काल। अब आप कहेंगे कैम्ब्रियन काल क्या है? तो जब हम पृथ्वी की भू समय सारणी, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति से लगाकर वर्तमान तक का हम अध्ययन करते हैं, तो उसको एक समय सारणी में विभाजित किया गया है, जिसमें अलग अलग समय को अलग अलग महाकल्प में विभाजित किया, फिर महाकल्प को अलग अलग काल और युग में कल्प में विभाजित किया गया, जो कि अपने आप में एक अलग टॉपिक के रूप में पढ़ा जाता है। जब हम पृथ्वी की भू समय सारणी का अध्ययन करते हैं तो सबसे पहले आता है पूरा जीवी महाकल्प, या यह कहें आदि महाकल्प, एजोइक एरा के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद जब जीवन की उत्पत्ति हुई, जिसे प्राथमिक युग कहा गया, यानी सबसे पहले पूर्व प्राथमिक युग, उसके बाद आया प्राथमिक युग, फिर द्वितीयक युग, फिर तृतीयक युग और फिर चतुर्थक युग। वर्तमान में चतुर्थक युग चल रहा है, ऐसा माना जाता है भू समय सारणी के अनुसार। लेकिन जब प्राथमिक युग आया, प्राथमिक युग में एक काल आया था कैम्ब्रियन काल, और उस कैम्ब्रियन काल में जो है वायुमंडल का क्या हुआ था? विकास हुआ था। हालांकि हमें समय पूछा जाता है तो डायरेक्ट पूछा जाता है कि वायुमंडल का विकास किस काल में हुआ, तो कैम्ब्रियन काल में हुआ। क्लियर? अब जब कैम्ब्रियन काल में वायुमंडल का विकास हुआ तो कितनी अवस्थाओं के रूप में हुआ? 3 अवस्था के रूप में हुआ। कौन कौन सी हैं? देखिए, जो पहली अवस्था थी उसे कहा गया आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। आदिकालिक वायुमंडलीय इन 3 अवस्थाओं से पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का आवरण बना, जिसे हम संयुक्त रूप से वायुमंडल कहते हैं। तो पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल किसे कहते हैं। उसके बाद आपको यह क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल का विकास किस काल में और कितनी अवस्था में हुआ है, क्योंकि सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया
वायुमंडल के विकास के लिए उत्तरदायी है या नहीं है। तो तीन क्रियाएं उत्तरदायी है। सबसे पहले है आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, दूसरा है गैसीय उत्सर्जन और तीसरा है प्रकाश संश्लेषण। इसके अलावा अन्य कोई क्रिया, जैसे उदाहरण के लिए वह विभेदन की क्रिया भी लिखता है। हालांकि वायुमंडल के विकास से पहले विभेदन की क्रिया हुई और विभेदन की क्रिया के कारण ही गैसीय उत्सर्जन हुआ। तो विभेदन की क्रिया स्थल मंडल के विकास के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, जबकि गैसीय उत्सर्जन यह वायुमंडल के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। तो विभेदन भी हमें पता होना चाहिए, गैसीय उत्सर्जन भी हमें पता होना चाहिए। क्लियर हो गया। इसके बाद जो दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है वह पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों के ह्रास का उत्तरदायी कारण, कि पहले जो आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल था उसमें जो गैसें थी उन्हें हम आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कहते हैं। उसका ह्रास किस कारण हुआ? क्योंकि पहली अवस्था यही कहती है कि आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। तो आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास कैसे हुआ उसका कारण भी हमसे पूछा जा सकता है, जिसमें वो आपसे लिख देगा विभेदन, सौर पवन, गैसीय उत्सर्जन या प्रकाश संश्लेषण। तो हमें हर एक पॉइंट को समझना है कि यह जो वायुमंडल का विकास है इसको लेके किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो शुरुआत करते हैं वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था, जिसे हम कहते हैं आदिकालिक गैसों का ह्रास। किस तरह से आदिकालिक गैसों का ह्रास हुआ है। पहली अवस्था, आदिकालिक वायुमंडलीय का ह्रास। अब इससे समझना कि पहली अवस्था में किस प्रकार से पृथ्वी के वायुमंडल में जो आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें थी उनका ह्रास कैसे हुआ, जो कि वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था है। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी और इसके प्रारंभिक अवस्था में इसके चारों ओर जो पृथ्वी का वायुमंडल था उसमें हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता थी और हाइड्रोजन और हीलियम को ही पृथ्वी की आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कहा जाता है। पहला पॉइंट क्लियर क्या होना चाहिए कि प्रारंभ में पृथ्वी आग का गर्म पहला पॉइंट क्लियर होगी कि प्रारंभ में पृथ्वी क्या थी? आग का गर्म गोला थी। और यह हम सब जानते हैं कि जब सौर मंडल की उत्पत्ति हुई तो उस समय जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई तो वह एक आग का गर्म गोला थी। प्रारंभिक अवस्था में पृथ्वी के
वायुमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम की प्रधानता थी, जिन्हें आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कहा। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कौन सी थी, तो वह थी हाइड्रोजन और हीलियम। क्योंकि जब हम सूर्य का अध्ययन करते हैं तो हम कहते हैं कि सूर्य एक आग का गर्म गोला है, जिसमें जो हमें प्रकाश ऊर्जा या उष्मा ऊर्जा मिलती है वह हाइड्रोजन के संलयन का या नाभिकीय संलयन का उदाहरण माना जाता है, और नाभिकीय संलयन से हाइड्रोजन से हीलियम का निर्माण होता है, और उससे जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है वही ऊष्मा हमें प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा के रूप में मिलती है। तो इस तरह से जब पृथ्वी प्रारंभ में आग का गर्म गोला थी, तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की क्या थी, प्रधानता थी। हाइड्रोजन जो कि हम पढ़ते हैं कि स्वयं जलती है, स्वयं जलने वाली गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम की पृथ्वी के वायुमंडल में क्या थी, प्रधानता थी, और इसीलिए हाइड्रोजन और हीलियम को आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कहा जाता है। पॉइंट क्लियर। अब सबसे पहले क्या हुआ कि जब धीरे धीरे पृथ्वी क्या हुई, ठंडी हुई, और जब पृथ्वी ठंडी हुई उससे पहले जो पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता थी, इसकी मात्रा में क्या हुई, कमी हुई, यानी कि यहां पृथ्वी से दूर चली गई। अब कैसे चलेगी यह समझना। सौर पवन के कारण, किसके कारण, सौर पवन के कारण आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें कौन सी, हाइड्रोजन तथा हीलियम पृथ्वी से दूर चलेगी। इसका मतलब है आदिकालिक गैसों में क्या हुआ, ह्रास हुआ, और इसे वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था कहते हैं। यानी कि पहली अवस्था क्या है, अब समझना कि यह जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी जो पहले आग का एक क्या थी, गर्म गोला थी, यह पृथ्वी प्रारंभ में क्या थी, आग का गर्म गोला थी, और इसके चारों ओर जो है हाइड्रोजन और हीलियम का एक क्या था, घेरा था। यानी कि इसमें कौन सी गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। क्लियर हो गया। अब
सौर पवन के कारण। अब आप कहेंगे कि सौर पवन क्या है, तो समझना, सूर्य के बाहरी वायुमंडल से निकलने वाले आवेशित कणों या प्लाज्मा की बौछार सौर पवन कहलाती है। यानी कि सूर्य, यह जो सूर्य है, इस सूर्य के जो बाहरी, यह जो सूर्य है, इस सूर्य का जो यह बाहरी वायुमंडल है, इस बाहरी वायुमंडल से जब आवेशित कण, कैसे कण, आवेशित कण की जो बौछार है, इस बौछार को ही क्या कहा गया, सौर पवन कहा गया। और जब यह सौर पवन पृथ्वी के निकट आई तो वह इस हाइड्रोजन और हीलियम को पृथ्वी के वायुमंडल से क्या कहां ले गई, यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम थी, यह हाइड्रोजन और हीलियम अब पृथ्वी के वायुमंडल से कहां चली गई, दूर चली गई। किसके कारण चली गई, इस सौर पवन के कारण। इस सौर पवन के कारण जो है हाइड्रोजन और हीलियम, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें थी, यह इस सौर पवन के कारण जो है पृथ्वी के वायुमंडल से कहां आ गई, दूर चली गई। और इस अवस्था को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था। यानी कि पहली अवस्था में हाइड्रोजन और हीलियम जो है यह पृथ्वी के वायुमंडल से क्या कहां गई, दूर चली गई। तो अब सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न यही पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था है, तो पहली अवस्था है आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। क्लियर। दूसरा पूछा जाता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों के ह्रास का उत्तरदायी कारण कौन सा है। उत्तरदायी कारण कौन सा है, सौर पवन। अब सौर पवन क्या है, तो सौर पवन जो है यह आवेशित कण या यह कहें प्लाज्मा, जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं तो हमें पता है, ठोस, द्रव और गैस, और एक और अवस्था जो उसकी सूर्य पर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा कहते हैं। आवेशित कण या प्लाज्मा की जो बौछार हुई, किससे, सूर्य के बाहरी जो वायुमंडल से जब आवेशित कण प्लाज्मा की बौछार हुई, तो उस बौछार को क्या कहा गया, सौर पवन। और उस सौर पवन के कारण जो पृथ्वी के वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी, वह पृथ्वी के वायुमंडल से दूर चलेगी। यानी कि उसकी वायुमंडल, यह कहें कि हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हुआ, ह्रास हुआ। और इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी के वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था कौन सी है, आदिकालिक, यानी हाइड्रोजन और हीलियम का क्या हुआ, ह्रास हुआ, आदिकालिक वायुमंडलीय गैसों का ह्रास। पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद आती है दूसरी अवस्था, कि दूसरी अवस्था में क्या हुआ, गैसीय उत्सर्जन। अब इसे भी समझना,
दूसरी अवस्था जिसे कहा गया गैसीय उत्सर्जन। अब दूसरी अवस्था या गैसीय उत्सर्जन किस प्रकार से हुआ कि जो प्रारंभ में पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी, वह धीरे धीरे ठंडी होने लगी और विभेदन की क्रिया प्रारंभ हुई। प्रारंभ में पृथ्वी आग का गर्म गोला थी जो धीरे धीरे ठंडी या हम भी जानते हैं कि प्रारंभ में जो पृथ्वी आग का गर्म गोला थी वह धीरे धीरे क्या हुई, ठंडी हो लगी। और ठंडे होने की क्रिया को क्या कहा गया, शीतलन। पृथ्वी के शीतलन से विभेदन की क्रिया हुई, जिससे स्थल मंडल का निर्माण हुआ। यानी कि सबसे पहले जो पृथ्वी एक आग का गर्म गोला थी वह धीरे धीरे ठंडी हुई और ठंडी होने की क्रिया को क्या कहा गया, शीतलन। और इस शीतलन के कारण जो है कौन सी क्रिया हुई, विभेदन की क्रिया हुई। और विभेदन की क्रिया से किसका निर्माण हुआ, स्थल मंडल। अब कहेंगे विभेदन का अर्थ क्या है, तो देखिए विभेदन का तात्पर्य है कि पृथ्वी के कम घनत्व वाले तत्व ऊपरी भाग में तथा अधिक घनत्व वाले तत्व आंतरिक भाग में जमाव की क्रिया को विभेदन कहा गया। यानी कि विभेदन में एक तरह से कहें कि पृथ्वी पर जो तत्व थे जिसमें कुछ कम घनत्व के थे, कुछ अधिक घनत्व है, तो विभेदन के कारण जो कम घनत्व वाले जो हल्के पदार्थ थे वह धरातल के ऊपरी भाग में आ गए और जो अधिक घनत्व वाले जो भारी तत्व थे वह पृथ्वी के आंतरिक भाग में चले गए। और इसी के परिणाम स्वरूप जो है किसका निर्माण हुआ, स्थल मंडल का निर्माण हुआ। और जब हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि पृथ्वी के ऊपरी भाग में कम घनत्व वाले रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं, जबकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में अधिक घनत्व वाले धात्विक पदार्थ जैसे लोहा है, निक्कल है, यह पाए
जाता है। तो यह ध्यान रखना कि विभेदन की क्रिया से स्थल मंडल का निर्माण हुआ, यानी कि हल्के घनत्व वाले तत्व ऊपर आ गए और कम घनत्व अधिक घनत्व वाले तत्व धरातल के नीचे पृथ्वी के आंतरिक भाग में जमा हो गए और स्थल मंडल का निर्माण। अब यहां पे समझना, विभेदन के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसीय उत्सर्जन हुआ। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि विभेदन के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसीय कि विभेदन के कारण जब हल्के घनत्व वाले तत्व ऊपर और अधिक घनत्व वाले भारी तत्व नीचे चले गए तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से गैसें धरातल के ऊपर आई, यानी कि गैसीय उत्सर्जन हुआ, जिसमें गैसीय उत्सर्जन के कारण वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। गैसीय उत्सर्जन के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन, मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि की मात्रा में यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जब गैसीय उत्सर्जन हुआ, गैसें धरातल पर आई तो उसमें से नाइट्रोजन है, मीथेन है, अमोनिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प यह पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में समा गई, यानी कि वायुमंडल में इनकी मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। और इसीलिए गैसीय उत्सर्जन को वायुमंडल के विकास की दूसरी अवस्था कहा जाता है। गैसीय उत्सर्जन को वायुमंडल के विकास की दूसरी अवस्था। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि वायुमंडल में पहले हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा में क्या हुई? कमी हुई, उसका ह्रास हुआ। उसके बाद नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, जल वाष्प इसकी मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। अब दोनों में क्लियर ध्यान रखना कि हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा में कमी का कारण क्या था? सौर पवन। जबकि नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प आदि में की मात्रा में वृद्धि का कारण क्या माना गया? गैसीय उत्सर्जन। तो इसी तरह से हमें पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया या कौन सा कारक पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? उसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है सौर पवन, दूसरा लिखा जाता है विभेदन, तीसरा होता है गैसीय उत्सर्जन और चौथा लिखा जाता है
प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए ध्यान रखना, सौर पवन पहली अवस्था से संबंधित है, गैसीय उत्सर्जन दूसरी अवस्था से संबंधित है और प्रकाश संश्लेषण तीसरी अवस्था से संबंधित है। जबकि विभेदन जो है वह स्थल मंडल के लिए जरूरी है और विभेदन के कारण क्या हुआ, गैसीय उत्सर्जन हुआ। और विभेदन के कारण यदि गैसीय उत्सर्जन नहीं होता तो निश्चित रूप से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में इन गैसों की मात्रा में वृद्धि नहीं होती। तो इस तरह से हमें क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था जो आदिकालिक गैसें थी, हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा में कमी, उसका कारण सौर पवन था। तो सौर पवन उत्तरदायी है। दूसरा था गैसीय उत्सर्जन, क्योंकि इसके कारण नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन, अमोनिया की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि हुई। और जबकि विभेदन में केवल स्थल मंडल का निर्माण हुआ कि हल्के तत्व धरातल के ऊपर की भाग में आ गए, जबकि भारी तत्व जो है धरातल के आंतरिक भाग में जमा हुए, जिसका अध्ययन हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत करते हैं। तो इसीलिए ध्यान रखना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का संबंध वायुमंडल से जोड़कर भी पूछा जा सकता है कि कौन सी क्रिया वायुमंडल के विकास के लिए उत्तरदायी है या कौन सी क्रिया स्थल मंडल के विकास के लिए उत्तरदायी है। तो विभेदन स्थल मंडल के या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के निर्माण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, जबकि गैसीय उत्सर्जन वायुमंडल के विकास के लिए उत्तरदायी माना जाता है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से दूसरी अवस्था में गैसीय उत्सर्जन हुआ और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, जलवाष्प की मात्रा में क्या हुई, वृद्धि। और इसके बाद वायुमंडल के विकास की सबसे अंतिम अवस्था आई, जिसे क्या कहा गया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। तो अब उस पर भी बात करते हैं कि वह क्या थी। तीसरी अवस्था, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब यह समझना कि क्या थी प्रकाश संश्लेषण। हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो हमारे यहां पर सजीव जगत के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति या पेड़ पौधे हैं, वह सभी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। और जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या है, यह समझना कि यह जो सूर्य है, यह सूर्य और सूर्य के प्रकाश की उस उत्पत्ति में, यह सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उत्पत्ति में जो प्राकृतिक वनस्पति है, जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, यह सभी जो है अपना सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्राकृतिक वनस्पति द्वारा भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण
कहलाती है। कि पेड़ पौधे जो है यह सूर्य के प्रकाश की उस उपस्थिति में जो है अपना भोजन बनाते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण। अब समझना, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्राकृतिक वनस्पति कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यानी कि जब प्राकृतिक वनस्पति सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब भोजन बनाती है उस समय वह कार्बन डाइऑक्साइड C2O इसको क्या करती है? ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को यह क्या करती हैं? छोड़ते हैं। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे और ऑक्सीजन छोड़ेंगे। ध्यान रखना, श्वसन क्रिया में जब प्राकृतिक वनस्पति श्वसन क्रिया करती है तो वह ऑक्सीजन लेती है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ती है। जिस तरह से मनुष्य श्वास लेता है जीवित रहने के लिए तो वह ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, तो पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लेकिन जब वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, भोजन बनाते हैं, उस समय वह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। क्लियर? अब समझना कि पृथ्वी पर जब महासागरों की उत्पत्ति हुई और महासागरों की उत्पत्ति के पश्चात समुद्री घास में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई तो वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। और इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वायुमंडल के विकास की तीसरी अवस्था कहा जाता है। पृथ्वी पर महासागरों की उत्पत्ति से समुद्री घास के द्वारा उत्पत्ति के पश्चात समुद्री घास द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी कि पहले तो हाइड्रोजन और हीलियम की मात्रा में कमी हुई, फिर नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य जलवाष्प और अन्य गैसों की मात्रा में वृद्धि हुई और उसके बाद किसकी? ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि हुई। और इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर एक वायु का आवरण बना जिसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया को प्रकाश
संश्लेषण क्रिया को वायुमंडल के विकास की तीसरी अवस्था कहा जाता है। तो अब यहां से ध्यान रखना किस प्रकार से हमें प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि किसके कारण हुई? इस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण हुई। किसके कारण हुई? प्रकाश संश्लेषण क्रिया। इसके कारण जो है पृथ्वी के चारों ओर जो वायुमंडल है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। इस कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को वायुमंडल के विकास की तीसरी या अंतिम अवस्था कहा जाता है। तो अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का विकास कब हुआ? तो कैम्ब्रियन काल में हुआ। और कितनी अवस्था में हुआ? 3 अवस्था में। पहली अवस्था में सौर पवन के कारण हाइड्रोजन और हीलियम जो कि आदिकालिक वायुमंडलीय गैसें थी उसकी मात्रा में कमी हुई, यानी कि उनका ह्रास हुआ। उसके बाद गैसीय उत्सर्जन के कारण नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, अमोनिया, मीथेन इनकी मात्रा में वृद्धि हुई। और तीसरी अवस्था में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के कारण ऑक्सीजन की मात्रा में क्या हुई? वृद्धि हुई। और पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल वायु का आवरण बना जिसे हम वायुमंडल के रूप में जानते हैं। तो इस तरह से पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल का विकास हुआ। और जब हम वायुमंडल के संगठन की बात करते हैं तो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, मीथेन की भी बात करते हैं, जलवाष्प की भी बात करते हैं। और इनकी वायुमंडल में इंपॉर्टेंस है कि यहां पृथ्वी पर होने वाली विभिन्न प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं, अभिक्रियाएं हैं, उनमें यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है और मानव जीवन को, सजीव जगत को भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित भी करती है। और वर्तमान में वायुमंडल न केवल अध्ययन का विषय रह गया है, बल्कि वायुमंडल का संगठन वर्तमान में कहीं पर्यावरणीय या वैश्विक घटनाओं के लिए उत्तरदायी माना जा रहा है, चाहे वह ओजोन छिद्र के रूप में हो या फिर ग्लोबल वार्मिंग के रूप में। पृथ्वी के चारों ओर वायु का आवरण जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें, जलवाष्प, एरोसोल आदि पाए जाते हैं। वायुमंडल कहलाता है। सबसे पहले तो आपको यह क्लियर होना चाहिए वायुमंडल क्या है। हालांकि वायुमंडल क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया है
कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है, जिसमें विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जलवाष्प हैं, एरोसॉल्स यानी धूल के कण हैं, उन्हें संयुक्त रूप से हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल जो कि एक संगामी या समांगी मिश्रण है, कैसा है, जिसमें जो भी इसके अवयव है उनकी मात्रा निश्चित नहीं है, कुछ में परिवर्तन होता है तो कुछ में परिवर्तन नहीं होता है। तो अब आज हम बात करने वाले हैं कि वायुमंडल में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जलवाष्प हैं या एरोसॉल्स है, तो इसकी मात्रा कितनी है और किस तरह से हमें इसको एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, यदि हम बात करें वायुमंडल के संगठन की, तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं जो कि 78.08% है, और जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस या वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अवयव है। उसके बाद ऑक्सीजन, %20.95%, जो कि वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद में दूसरी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। इसके बाद है %0.93% है। इसके बाद है %0.036% है। उसके बाद है नियॉन, जो कि 0.0002% है। उसके बाद क्रिप्टॉन है, यहां 0.001% है। उसके बाद हीलियम है, यह 0.0005% है। उसके बाद जिनॉन है, जिसकी मात्रा 9%। उसके बाद हाइड्रोजन 0.00005% है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसमें ओजोन है, जल वाष्प है, और एरोसोल है। तो इस तरह से वायुमंडल का संगठन है। तो अब वायुमंडल के संगठन को लेके क्या प्रश्न हमें यहां से पूछा जाता है? सबसे पहला जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है, जो सबसे सामान्य प्रश्न है, वह पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है, जो कि
पूरे संपूर्ण वायुमंडल के जो अवयव है उसका 78.08%। अब कई जगह 78.8% लिखा हुआ है, ध्यान रखना 78.8 का मतलब 78.80 से नहीं है, 78.08% है। क्लियर। उसके बाद दूसरा पूछा जाता है कि वायुमंडल में दूसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वह है ऑक्सीजन, जो कि 20.95% है, जिसे राउंड फिगर में लगभग 21% लिखा जाता है। तीसरी जो है कि वायुमंडल में तीसरी सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वह है ऑर्गन, जो कि 0.93% है। और चौथा प्रश्न पूछा जाता है वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली चौथी प्रमुख गैस कौन सी है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, जिसकी मात्रा 0.036% है। क्लियर हो गया। एक तो ये कॉमन प्रश्न पूछा था। कई बार इनका क्रम पूछा जाता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम कौन है। तो जब आरोही और अवरोही क्रम पूछा जाता है तो हमें 1 से लगाकर 4 तक क्या आरोही या अवरोही क्रम पूछा जाता है। आरोही का मतलब है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही का मतलब है घटता हुआ। यदि आपसे अवरोही पूछा जाएगा तो क्या आएगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। और यदि आपसे आरोही पूछा जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। यह 4 तो आपको डाटा के साथ क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हमें केवल क्रम पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड के बाद में नियॉन पहले आएगा, क्रिप्टॉन है, फिर हीलियम है, फिर जिनॉन है, फिर हाइड्रोजन है, फिर ओजोन है, उसके बाद जलवाष्प और सबसे कम जो है एरोसॉल है। तो इस तरह से हमें वायुमंडल के संगठन को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। इसके बाद कुछ प्रश्न और हमें पूछे जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यह सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैसें हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है। अब समझना यहां से, संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 99.03%। 99.03% है। क्लियर हो गया। ये तो एग्जैक्ट आपको डाटा पूछा जाएगा कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा है, तो हम लिखते हैं 99.03%। लेकिन कई बार हमें एग्जाम में एग्जैक्ट डाटा नहीं पूछकर कथन के रूप में पूछा जाता है। 99% से कम है, 99% है, 99% से ज्यादा है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अब यह ध्यान रखना कि यदि हमें ऑप्शन में राउंड फिगर में पूछा है 97%, 98%, 99%, 100%, तो उस समय हम कहते हैं कि यह 99% है। लेकिन जब हमें यह पूछा जाता है 99% से कम, 99%, 99% से अधिक या अन्य कोई, तो ध्यान रखना 99%, 99.03% है, तो इसका मतलब है कि 99% से अधिक। 99% से अधिक, यानी कि प्रश्न पर निर्भर करता है कि उत्तर क्या होगा। हमने पढ़ा 99.03% नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा इस संपूर्ण वायुमंडल में, यानी कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा है 99.03%। यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन को चेक करना, ऑप्शन में क्या दे रखा है।
आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा है ए 96%, बी 97%, सी 98%, डी 99%। इसका मतलब आपको राउंड फिगर में पूछा है, और जब राउंड फिगर में पूछा है तो इसका तात्पर्य है कि 99% हमारा उत्तर सही होगा, क्योंकि दोनों का योग 99.03% था। लेकिन यही प्रश्न आपको पूछा जाए कि संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा है 99% से कम, 99%, 99% से अधिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो उस समय ध्यान रखना 99.03% है। इसका मतलब 99% से क्या है, ज्यादा है। क्लियर हो गया। दूसरा प्रश्न यह अब ध्यान रखना कि दूसरा जो प्रश्न हमसे पूछा जाता है वह संपूर्ण वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑर्गन और कार्बन डाई ऑक्साइड की मात्रा 99.99% है। यहां ध्यान रखना कि यहां जो दो है तो सर्वाधिक यहां तो कितनी है 99.03%, लेकिन यहां जो शुरू की 4 है यहां टोटल कितनी है। इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखना कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो हम लिखते हैं 99.03, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, तो 99.99%। इसका मतलब है कि शेष जो अन्य गैसें हैं वह मात्र 0.01% है। यानी कि नियॉन से लगाकर हाइड्रोजन तक की बात करें तो वह केवल 0.01% मात्रा है। तो आपसे दोनों तरीके से जब हम वायुमंडल के संगठन को पढ़ते हैं तो पर्टिकुलर अलग अलग गैसों के संदर्भ में पूछा जाता है, उनके आरोही और अवरोही क्रम के संदर्भ में पूछा जाता है, और साथ ही साथ उनमें जो शुरू के जो 4 मुख्य अवयव है जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड, उनको संयुक्त रूप से पूछा जाता है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है। और इसके अलावा पूछा जाता है कि इनके अलावा वायुमंडल की अन्य गैसों की मात्रा कितनी है। तो ध्यान रखना अन्य शेष अन्य गैसों की मात्रा 0.01% है। तो जिस प्रकार से भी हमसे प्रश्न पूछा जा सकता है उन सभी प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति को समझना जो हमें वायुमंडल के संगठन को लेकर पूछे जाते। तो अब शायद आपको क्लियर हो चुका होगा कि वायुमंडल किसे कहते हैं, वायुमंडल का संगठन क्या है, और उसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की मिलाकर मात्रा कितनी है, ऑर्गन की मात्रा कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है, चारों की मिलाकर मात्रा कितनी है, और अन्य शेष गैसों की मात्रा कितनी है। अब जब भी आपसे प्रतिशत पूछा जाएगा तो वह 1 से लगाकर 4 तक का प्रतिशत आपसे पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। उसके अलावा प्रतिशत नहीं पूछा जाता है, केवल यह पूछा जाता है कि सभी का कितना है, तो सभी का हमने कर लिया 0.01% है। क्लियर। तो इस तरह से हमें एक तो वायुमंडल के संगठन को समझना है।
किस तरह से हमें प्रतिशत के रूप में पूछा था। सामान्य प्रश्न पूछा जाएगा तो सभी विद्यार्थी करेंगे, लेकिन जब इस तरह से संयुक्त बनाकर प्रश्न पूछे जाते हैं तो जिन्होंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है वही विद्यार्थी इनको सही कर पाते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं आगे कि वायुमंडल का जो संगठन है, जिसमें वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें हैं, जल वाष्प है, एरोसॉल्स हैं, धूल के कण हैं, तो वायुमंडल के संगठन या वायुमंडल के जो अवयव है, वायुमंडल की गैसों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, हम उस पर बात करते हैं। कि वायुमंडल के अवयव या गैसों को हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। वायुमंडल के अवयव या गैसों को दो भागों में विभाजित कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में विभाजित किया गया। कौन कौन से हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं ए, स्थायी अवयव या स्थायी गैस है, और दूसरा है अस्थायी अवयव या अस्थायी गैस। क्लियर हो चुका है कि वायुमंडल के जो अवयव या वायुमंडल में जो गैसें हैं उनको हम दो श्रेणियों में विभाजित करते हैं। एक वे अवयव जिसकी मात्रा में दिन प्रतिदिन कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी जिनकी मात्रा निश्चित रहती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्थायी अवयव या स्थायी गैसें। जैसे उदाहरण के लिए लें कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है, तो जब वायुमंडल का विकास हुआ, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा में वृद्धि हुई, तो उस समय से लगाकर आज तक नाइट्रोजन की जो प्रतिशत है वह 78.08% है, यानी कि इसकी मात्रा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं देखने को मिला है या नहीं हुआ है। इसीलिए हम उसे किस में मानते हैं? स्थायी गैस या स्थायी अवयव के रूप में। जबकि यदि हम बात करें जल वाष्प की, तो जहां पर तापमान ज्यादा होगा वहां पर या वहां के वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा कम होगी, जहां पे तापमान कम होगा वहां के वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जल वाष्प की मात्रा जो है दिन में, रात में, मौसम के अनुसार परिवर्तित तो होती रहती है, इसीलिए हम जल वाष्प को अस्थायी अवयव के में शामिल करते हैं। उसी प्रकार यदि हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वर्तमान में मानव द्वारा या यह कहें औद्योगिक क्रांति के बाद में मानव के द्वारा औद्योगिक इकाइयों में कार्बन का ज्यादा उपयोग यानी कार्बन का ज्यादा उत्सर्जन करने के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई। इसका मतलब है कि उसकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। इस कारण कार्बन डाइऑक्साइड को हम अस्थायी अवयव या अस्थायी गैस के रूप में अध्ययन करते हैं जब हम वायुमंडल का संगठन पढ़ते हैं।
तो इसलिए हमें क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल के जो अवयव है उसमें स्थायी कौन से हैं और अस्थायी कौन से हैं, और स्थायी को लेके क्या पूछा जा सकता है, अस्थायी को लेके क्या पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वायुमंडल में या वायुमंडल की स्थायी गैसें या वायुमंडल के स्थायी अवयव। वायुमंडल के स्थायी अवयव ऑब्लिक स्थायी गैसें। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि वायुमंडल के स्थायी अवयव किसे कहेंगे। तो समझना, वायुमंडल में पाए जाने वाले अवयव या गैसें वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें या अवयव, कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें या अवयव जिनकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है। जिनकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है, या यहां कहें अर्थात वायुमंडल में 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई या 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक उनके अनुपात में परिवर्तन नहीं होता या अनुपात स्थिर रहता है। पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक अनुपात स्थिर रहता है। वायुमंडल की स्थायी गैसें या अवयव कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर हो गया कि वायुमंडल की जो अवयव है, गैसें हैं, उनको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, स्थायी और अस्थायी। उसमें स्थायी किसे कहेंगे कि वायुमंडल में की ऐसी गैसें जिनकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन नहीं होता है। यानी कि पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जब हम तक जाते हैं, जिसे हम आगे अध्ययन के रूप में पढ़ेंगे, सममंडल कहेंगे, जिसमें उन गैसों के अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अनुपात स्थिर रहता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, स्थायी अवयव कहते हैं। अब दूसरा इंपॉर्टेंट समझा कि वायुमंडल में, संपूर्ण वायुमंडल में स्थायी गैसों की मात्रा जो है वह लगभग कितनी है, 99.96% है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण वायुमंडल में स्थायी गैस ऑब्लिक
अवयव की मात्रा लगभग 99.96% है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। यह पूछा जाता है कि संपूर्ण वायुमंडल में स्थायी अवयवों की मात्रा है, तो 99.96% है। इसका मतलब है कि जो वायुमंडल का हमने संगठन पढ़ा है, उनमें से कौन कौन सी गैसें या अवयव है जो स्थायी हैं, और उनकी मात्रा का जब योग हम करते हैं तो वह कितना आता है, 99.96% आता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण वायुमंडल के संगठन में स्थायी गैसों की मात्रा कितनी है। तो अब आपको यह भी क्लियर होना चाहिए कि संपूर्ण वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी है। तो देखिए, संपूर्ण वायुमंडल में संपूर्ण वायुमंडल में गैसें या अवयव कौन कौन से हैं, देखिए। एक तो है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन, और तीसरा है नाइट्रोजन 78.08%, ऑक्सीजन 20.95% और ऑर्गन 0.93%। यदि हम तीनों का योग करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन की मात्रा का यदि हम योग करते हैं, तो वह कितना आता है, 99.96% आता है। और यहीं से हमारा प्रश्न भी बनता है कि संपूर्ण वायुमंडल में स्थायी गैसों की मात्रा है 99.03%, 99.99%, 99.96% या 100%, या 78.08, कुछ भी लिख सकता है, या फिर यहां भी लिख सकता है जो है 99 के आसपास 99%। तो हमें ध्यान रखना है कि नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है, 78.08%। 78.8 और 78.08 दोनों ऑप्शन में है, तो 78.08 सही होगा, 78.8 सही नहीं होगा, क्योंकि विद्यार्थी कई बार गलती से 78.08 को 78.8 समझकर सही कर देते हैं, लेकिन गलत है। 78.08 का मतलब है कि 78 के बाद में केवल 8% है। 78.8 का मतलब है कि 78.80% भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि गणितीय दशमलव प्रणाली का नियम है कि यदि पॉइंट के बाद में कोई संख्या है और उसके बाद जीरो है तो जीरो नहीं लिखा जाता है। हालांकि यहां हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन ध्यान रखना, एग्जैक्ट मान पूछा जाए तो 78.08% नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का योग पूछा जाता है तो 99.03%। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑर्गन का योग पूछा जाता है तो 99.99%। और स्थायी गैसें जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन आते हैं, इनका योग पूछा जाता है तो वह है 99.96%। तो इस तरह से हमें वायुमंडल के संगठन के अंतर्गत स्थायी गैसें कौन सी है, इसका भी क्रम पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली स्थायी गैसों का आरोही क्रम कौन सा है, अवरोही क्रम कौन सा है, या निम्न में से कौन सा वायुमंडल का एक स्थायी घटक नहीं है। तो इन तीन के अलावा यदि कोई भी गैस या अवयव है तो वह स्थायी नहीं है।
चाहे वह कार्बन डाइऑक्साइड है, चाहे वह ओजोन है, चाहे जलवाष्प है, चाहे एरोसोल है, या अन्य कोई भी गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है। क्योंकि जब हम वायुमंडल के संगठन में पढ़ते हैं तो हमें कई तरह से प्रश्न बनते हैं। कुछ विकास को लेकर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की आदिकालिक गैसें कौन सी है, तो हाइड्रोजन और हीलियम आदिकालिक गैसें हैं जिसका हम अध्ययन वायुमंडल के विकास के दौरान करते हैं। उसके बाद वायुमंडल में स्थायी गैसें कौन सी, यह भी क्लियर हो गया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और ऑर्गन। इसके बाद आती है वायुमंडल में अस्थायी गैसें या अवयव, वह कौन से हैं और उनको लेके किस तरह से हमें प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उन पर बात करते हैं। वायुमंडल के अस्थायी कि वायुमंडल में जो अस्थायी अवयव या गैसें कौन सी है, तो वायुमंडल में पाए जाने वाले अवयव या गैसें वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें या अवयव जिनकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है या जिनका अनुपात स्थिर नहीं है, उन्हें वायुमंडल का अस्थायी अवयव या गैसें कहा। पॉइंट क्लियर? यानी कि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें या अवयव जिनकी मात्रा में दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता है, या तो वृद्धि होती है या फिर कमी होती है, यानी कि उनका अनुपात स्थिर नहीं रहता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, वायुमंडल के अस्थायी अवयव कहते हैं। अब आता है कि संपूर्ण वायुमंडल में अस्थायी गैसों या अवयवों की मात्रा कितनी है, तो यह भी हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण वायुमंडल में अस्थायी गैसों या अवयव की मात्रा 0.04% है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। अब कैसे हुई यह कि
टोटल 100% में से 99.96% तो स्थायी है, तो शेष जो बची हुई है कितनी बची है? 0.04%। तो यह 0.04% है, यह क्या है? इससे अब ध्यान रखना कैसे, इसका गणितीय विधि द्वारा मैं सॉल्व करके बता देता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहे। स्थायी अवयव कितने हैं? 99.96%। क्लियर? अब इसमें कितना जोड़ें कि 100% आ जाएगा? तो अस्थायी जोड़ देते हैं। अस्थायी कितना जोड़ेंगे? 0.004। 6 और 4 10 का 0, 1 9 और 10 का 1 0। या क्योंकि कई बार गलती से यहां पर यह भी लिखा जा सकता है 0.4%, यह गलत है। 0.4 नहीं होगा, 0.04% है, क्योंकि 0.4% का तात्पर्य है कि आप उसमें कितना जोड़ रहे हैं? 40 जोड़ रहे हैं। 40 नहीं जोड़ना है, केवल 0.04 जोड़ना है। तो यह विशेष रूप से ध्यान रखना कि वायुमंडल में स्थायी गैसों का अनुपात कितना है, प्रतिशत कितना है, और अस्थायी गैसों या जो अवयव है उनका प्रतिशत कितना है। क्योंकि इसको लेके विद्यार्थी सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि सर यह चीज तो हमने कहीं पढ़ी नहीं, हमने तो केवल ये पढ़ा नाइट्रोजन इतनी है, ऑक्सीजन इतनी है, ऑर्गन इतनी है। यह भी पढ़ा है कि स्थायी है और अस्थायी है, लेकिन इनकी मात्रा जब पूछी जाती है तो किस तरह से पूछी जाती है? तो पॉइंट दोनों ही क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल के जो स्थायी हैं उनकी मात्रा कितनी है और अस्थायी है उनकी मात्रा कितनी है। तो अस्थायी की हमने कर दी 0.04% और स्थायी की, अब यदि आपको स्थायी याद है तो अस्थायी याद करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 100 में स्थायी को घटा दीजिए, शेष जो होगी वह अस्थायी होगी। अब दूसरा और एक और इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से जो बन सकता है वह है कि आपसे दोनों ही पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से वायुमंडल के स्थायी और अस्थायी गैसों का सही समुच्चय क्या है? तो स्थायी का ध्यान रखना 99.96% और अस्थायी का 0.04%। ये दो डाटा आपको अच्छे से याद रखना है। मानो ये दोनों ही डाटा एग्जाम में भूल जाएं तो आप ऐसा युग्म को ढूंढना जिसका योग क्या आएगा? 100। जिसका योग 100 आएगा वह उत्तर आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यह निर्भर करता है कि आप परीक्षा में किस तरह से प्रश्न का उत्तर देते हैं या सॉल्व करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप डाटा याद कर सकते हैं, आंकड़े रट सकते हैं समझने की अपेक्षा, तो रटने तो एग्जैक्ट डाटा रटें। 99.96 स्थायी और 0.04% अस्थायी। और आप रट नहीं सकते, समझने की कोशिश करें, क्योंकि रटा हुआ ज्यादा समय तक याद नहीं रहता। समझ विकसित है तो आप किसी एक डाटा को अच्छे से समझ लीजिए कि स्थायी 99.96% है, तो 100 में से 99.96 घटा देंगे तो जो शेष बचेगा वह अस्थायी आएगा। लेकिन घटाते समय ध्यान रखना, अच्छे से गणितीय विधि के द्वारा घटाना। अपने आधार पर केवल ऐसा नहीं कर देना कि 99.96 में से घट गए तो पीछे रह गया 0.4, नहीं, 0.04% रहेगा। इसका विशेष रूप से ध्यान रखना। एक छोटी सी गलती हमारी पूरी मेहनत को जीरो बना सकती है। क्लियर हो गया? तो इस तरह से हमें जो है वायुमंडल में अस्थायी अवयवों के बारे में याद। अब अस्थायी अवयव कौन कौन से, यह भी क्लियर होना चाहिए। तो देखिए, वायुमंडल में अस्थायी अवयव, वायुमंडल के अस्थायी अवयव ऑब्लिक गैसें, कि वायुमंडल में अस्थायी अवयव और गैसें कौन कौन सी हैं। अब इसमें ध्यान रखना कौन कौन सी हैं। एक तो है
कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हम CO2 के नाम से जानते हैं। उसके बाद है नियॉन, क्रिप्टॉन, हीलियम, जीनॉन, हाइड्रोजन, जलवाष्प, एरोसॉल हैं, रेडॉन। ये सभी जो है वायुमंडल के अस्थायी अवयव हैं। अब इसमें से हमें जो प्रश्न पूछा जाता है कि जब हम अस्थायी अवयवों की कुल मात्रा की बात करते हैं तो वह तो हमने पढ़ी 0.04%। लेकिन प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है। इसका मतलब सर्वाधिक अस्थायी गैस कौन सी है, यह भी क्लियर होना चाहिए कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील या अस्थायी गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर विशेष रूप से ध्यान रखें कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील या अस्थायी गैस कौन सी है। अब जब गैस की बात आएगी तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा में वर्तमान में औद्योगिकीकरण के द्वारा वृद्धि हो रही है, यानी कि औद्योगिक क्रांति के बाद जब उद्योगों का विकास हुआ और उद्योगों के विकास के दौरान जब कार्बन के उत्सर्जन की मात्रा बढ़ी तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि हुई और जिसका जो है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में एक प्रभाव हम देख रहे हैं। तो इसलिए ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है तो ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील अस्थायी परिवर्तनशील या अस्थायी अवयव तो कौन से हैं? जल वाष्प है। अब क्यों है दोनों को समझना, प्रश्न की प्रकृति के अनुसार उत्तर होगा। यदि प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस कौन सी है, ऑप्शन में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो गैस पूछी जाएगी तो उत्तर सदैव कार्बन डाइऑक्साइड होगा। लेकिन यदि प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है और ऑप्शन में दे रखा है ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, तो उस समय ध्यान रखना कि वो चारों ही गैसें हैं तो उनमें भी सबसे ज्यादा क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ही होगा। लेकिन आपसे यह पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से वायुमंडल में सर्वाधिक परिवर्तनशील अवयव है? और ऑप्शन में ए ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जलवाष्प, डी एरोसॉल। तो उस समय ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं और अवयव पूछा है तो जलवाष्प सही होगा, और यदि गैस पूछी है तो कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। क्योंकि कई बार विद्यार्थी गैस और अवयव, हालांकि अवयव गैस ही है, लेकिन गैसों के अलावा इसमें हमने कहा कि जलवाष्प भी है, एरोसॉल्स भी है। तो उन सभी में, अवयव में सभी प्रकार के जो है तत्व शामिल होंगे, यौगिक मिश्रण सब, लेकिन गैसों में केवल गैसें शामिल होगी। तो इसीलिए गैस पूछा जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, और अवयव पूछा जाता है ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प दोनों हैं तो जलवाष्प सही होगा। क्लियर? तो इस तरह से हमें वायुमंडल के संगठन को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं कि वायुमंडल का संगठन क्या है, वायुमंडल के संगठन में कौन कौन सी गैसें हैं, और वायुमंडल के संगठन में जो गैसें और अवयव है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया है, उनकी मात्रा क्या है, और उसमें कौन कौन सी गैसें या अवयव शामिल है, जिसको लेके प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। और जिस प्रकार के भी प्रश्न वायुमंडल के संगठन को लेके पूछे जाने की संभावना है, उनके बारे में हमने चर्चा की है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, जिसमें हम वायुमंडल के विभिन्न अवयव जो गैसों के रूप में हैं वह कितने हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उनको लेके किस तरह से प्रश्न हमसे पूछे जाने की संभावना है, एक एक के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।